स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेपेस पर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रचनात्मक लेख की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए भारत में महिलाओं की स्थिति पर, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक कामकाजी महिला की शाम, और जो कि ये आपके CBSE के बोर्ड एग्ज़ाम के 12th का जो क्वेश्चन पेपर आया है, सैम्पल पेपर, उसमें एक ये टॉपिक भी दिया गया है, एक कामकाजी महिला की शाम। तो पिछले वीडियो में हमने बताया ही था कि भारत में महिलाओं की स्थिति जो है वह अब बेहद नहीं कह सकते हैं कि चिंता का विषय है, और शुरू से मैं बताता रहा हूं कि हमारे यहाँ महिलाओं को भी उतना ही सम्मान दिया गया है जितना कि पुरुषों को। हाँ, पुरुष प्रधान समाज रहा है हमारा, उसके कुछ कारण है, ना कि उसके पीछे का कारण ये है कि उनका महिलाओं का शोषण किया जाए। तो भारत में महिलाओं की स्थिति के बाद एक कामकाजी महिला की शाम, अगर हम देखें इसको तो एक कामकाजी महिला की शाम से यहाँ पर तात्पर्य ये है कि ऐसी महिला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं हम, जो कि अपने जो व्यवसाय है उसका या फिर जो उसका ऑफिस का वर्क है उसको करने के बाद वह जब घर पर शाम को पहुँचती है तो परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी के साथ साथ वह कैसे अपने पूरी दिनचर्या को सेट करती है, जिससे कि वह जितना समय वह ऑफिस में दे रही है, अपने काम को अच्छे से कर रही है, कुछ वैसा ही वह अपने परिवार को भी दे सके। और अगर इसको हम देखें तुलनात्मक रूप से तो यहाँ पर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यहाँ पर पुरुषों से भी कहीं अधिक ज़्यादा जिम्मेदारी यहाँ इनको सौंप दी जाती है। वो इसलिए है कि इन्हें केवल बाहर के कामों को करने के बाद, अपने नौकरी पेशा के काम को ख़त्म करने के बाद घर पर आने पर एक नया काम शुरू होता है। जहाँ बाकी लोगों का जो दिनचर्या वाला शेड्यूल है वो सुबह से शाम तक का होता है, वहीं इनके लिए सुबह से शाम तक के बाद फिर इनकी एक दूसरी सुबह होती है, जो कि जब ये शाम को अपना काम ख़त्म करके घर पहुंचती हैं। मतलब ये कि इनके काम की फिर से एक नई शुरुआत वहाँ भी होती है। इसका मतलब ये कि इनका जो पूरा दिन का समय है वह तो व्यस्त रहता ही है, उसके साथ साथ शाम का समय भी व्यस्त रहता है। तो यहाँ पर हम रचनात्मक लेख में ये बताएंगे एक कामकाजी महिला की शाम में कि किस तरह से ऐसी महिला जो कि किसी नौकरी पेशा से जुड़ी हुई है, जो कि कोई एक कार्य करती है, अपने ऑफिस के कार्य को समाप्त करने के बाद घर पहुंचती है तो थके होते हुए भी उसको एक नई मुस्कान के साथ घर में प्रवेश करना होता है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं और उनके साथ उसी नई मुस्कान के साथ, नई ऊर्जा के साथ फिर से उसको अपना एक नया, उसके अपने काम को एक नए तरीके से करने की शुरुआत करने की जिम्मेदारी आ जाती है, जिससे कि बच्चों को भी ये ना लगे कि उसकी जो माताजी हैं वह उनसे बोर हो रही हैं, उनको समय नहीं दे पा रही हैं। तो यहाँ पर दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है एक ऐसी महिला की जो कि वह कोई नौकरी भी करती है, किसी व्यवसाय से जुड़ी भी है और फिर घर आकर के अपनी जिम्मेदारी को भी निभा रही है। तो रचनात्मक लेख में हम तथ्यों के साथ साथ रोचकता बनाए रखने के साथ साथ हम कुछ ऐसे सुझाव भी देते हैं जिससे कि हमारा जो रचनात्मक लेख है वह एक ठीक प्रकार से स्टेप बाय स्टेप अच्छे से निष्कर्ष पर पहुंचते हुए और पाठक के मन को प्रभावित करते हुए एक सही रचनात्मक लेख के रूप में सामने आए। आइए देखते हैं कि रचनात्मक लेख में हम क्या कुछ लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको इसके साथ यह भी बताते चलें, यहाँ पर हम आपके लिए एक ही शीर्षक पर, एक कामकाजी महिला की शाम पर, दो अलग अलग तरह के कुछ आमूल चूल परिवर्तन करते हुए दो अलग अलग रचनात्मक लेख यहाँ पर लेकर उपस्थित हुए हैं। और उसमें आप पाएंगे कि जैसा मैं बताता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही शब्दों को आप लिखें, जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही लिखें, लेकिन ये ज़रूरी है कि जैसे लिखा गया है कुछ वैसा ही लिखें, वही लिखें, ये ज़रूरी नहीं है। आइए देखते हैं क्या कुछ शब्दों को हम सही से चयनित करके कैसे लिखेंगे एक रचनात्मक लेख को। एक कामकाजी महिला की शाम।
शाम का समय अक्सर लोगों के लिए विश्राम का होता है, पर एक कामकाजी महिला के लिए यह समय कई अर्थों को समेटे होता है। यह उसके लिए एक ऐसा पुल है जहां वह दफ्तर की औपचारिक दुनिया से निकलकर घर की भावनात्मक दुनिया में प्रवेश करती है। दिन भर के कार्य, समय सीमाएं, मीटिंगें और दायित्व उसके मन को थका देते हैं, किंतु जैसे ही उस ढलती शाम की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ती है, वह भीतर से एक नए जीवन में कदम रखने की तैयारी करने लगती है। दफ्तर से लौटते समय बस या कार की खिड़की से गुजरता हुआ दृश्य उसे बदलते समय का एहसास कराता है। सड़क किनारे की दुकानें, घर लौटते लोग और हल्की ठंडी हवा उसे याद दिलाती है कि दिन भर के तनाव के बाद भी उसके पास कुछ ऐसे क्षण हैं जो सिर्फ उसके अपने हैं। यह सफ़र उसके लिए एक मौन विश्राम जैसे होता है, वह जिसमें खुद को बोझ मुक्त होते हुए महसूस करती है। घर पहुंचते ही वह नई भूमिका में प्रवेश करती है, एक माँ, एक बेटी, एक बहू या पत्नी के रूप में। उसे देखकर बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं, बुजुर्गों की आंखों में अपनापन उतर आता है। वह थकी हुई होने के बावजूद सबकी ज़रूरतों को समझती है और बिना किसी शिकायत के घर को संभालने में जुट जाती है। यही उसकी अद्भुत क्षमता है, थकान को भी मुस्कान में बदल देने की। रसोई में वह केवल भोजन ही तैयार नहीं करती, बल्कि परिवार के लिए स्नेह का वातावरण भी बनाती है। उसके हाथों की रोटी में प्यार का स्वाद होता है और उसकी बातों में दिन भर की थकान के बावजूद एक अजीब सा अपनापन। परिवार के बीच बैठकर वह कुछ पल मुस्कुराती है, बच्चों की पढ़ाई देखती है और घर की छोटी बड़ी बातों पर ध्यान देती है। यह सब करते हुए भी वह कहीं न कहीं अपने भीतर की शांति को संजोए रखती है। कभी कभी वह अपनी शाम को पूरी तरह खुद को भी समर्पित करती है। किसी किताब के कुछ पन्ने, संगीत की धीमी धुनें, बस चाय का एक शांत घूंट। इन क्षणों में वह स्वयं से संवाद करती है, अपने सपनों, संघर्षों और आने वाले कल के लक्ष्यों को वह फिर से जीवित कर। यही वह समय है जहाँ एक कामकाजी महिला अपनी ऊर्जा को पुनर्जीवित करती है। वास्तव में उसकी शाम केवल विश्राम का समय नहीं, बल्कि आत्मनवीनीकरण का समय है। यही शाम उसे मानसिक दृढ़ता, भावनात्मक शक्ति और अगले दिन की चुनौतियों का सामना करने का साहस देती है। एक कामकाजी महिला की शाम उसकी जीवन यात्रा का वह शांत अध्याय है, जिसमें थकान और शक्ति दोनों साथ साथ बसते हैं, जहां वह एक पल के लिए दुनिया से नहीं बल्कि अपने आप से मिलती है। ये एक रचनात्मक लेख पूरा हुआ और इसके साथ अभी आप देखेंगे कि इसी पर ही कुछ इससे थोड़ा सा अलग, कुछ दूसरे शब्दों को सही तरीके से चयनित करके और उनको सही तरीके से व्यवस्थित क्रम में लिख करके इसी का एक दूसरा रचनात्मक लेख भी है। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा परिवर्तन, और ये इसलिए जिससे आपको ये बता सकें हम कि जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप मत लिखिए, सेम वही, ठीक वही शब्दों के साथ, लेकिन ऐसा ही लिखिए ये ज़रूरी है, यही लिखिए ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर दो तरीके से दो रचनात्मक लेख यहाँ पर है, एक ये और दूसरा वाला ये। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर शुरुआत में हम जैसे वैसे ही बताया है जैसे वो था, लेकिन बीच के कुछ यहाँ पर ऐसे शब्द हैं जो कि यहाँ पर हम परिवर्तित करके कुछ दूसरे तरीके से यहाँ पर लिखे हुए हैं। और अगर आप देखेंगे तो पहले तो आप इसको लिख लीजिए और
ये इसको आप नोट कर लीजिए और फिर देखेंगे आप कि दोनों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। और ये अंतर दिखाने के लिए कि जैसे ही लिखे हैं यही नहीं लिखना है, इसके अलावा भी रचनात्मक लेख हो सकता है। इसीलिए दो उदाहरण, तो पहले आप इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इसी से मिलता जुलता जो दूसरा वाला है उसको भी नोट करके फिर दोनों को आप तुलनात्मक तरीके से देखेंगे तो दोनों में थोड़ा सा अंतर भी पाएंगे और आपको ये पता भी चल जाएगा कि जैसे ही लिखा गया है रचनात्मक लेख वैसे ही ना लिख करके वैसे ही लिखना होता है। ठीक, तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर दूसरा वाला भी, ये दूसरा वाला भी आप तो ये दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा और दोनों को आप जब तुलनात्मक तरीके से देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि बस थोड़े से शब्दों को हम इधर उधर परिवर्तित करके और थोड़ा सा इधर उधर करने के बाद हम ये पाएंगे कि इसमें जो बदलाव हो सकते हैं वो आप स्वयं से भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताता रहा हूँ कि रचनात्मक लेख लिखने का जो तरीका होता है वो शुरुआत ऐसे करेंगे कि थोड़ी सी भूमिका बताते हुए, उसके बारे में जानकारी देते हुए, तथ्यों को शामिल करते हुए और इसके बाद फिर उसी में सुझाव देते हुए, उसके लाभ गिनाते हुए निष्कर्ष पर हम बताते हैं कि इसके क्या लाभ हैं, इससे क्या हानियां हैं और इससे हम क्या कुछ सीख सकते हैं, ये सब बातें बताते हुए। और अगर आप देखेंगे तो ये निबंध का एक छोटा रूप जैसा ही दिखेगा, बस केवल इसमें हेडिंग नहीं पड़ेगी और आप इसमें देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो करके छोटा रूप होता है और उसको ऐसे ढंग से लिखना होता है जिससे कि अनावश्यक बातें इसमें ना आएँ और निष्कर्ष बताते हुए हम अपना रचनात्मक लेख पूरा करते हैं। और ये आपका जो मनोवैज्ञानिक रचनात्मक लेख होता है कुछ वैसा ही है, जिस पे हम बताते हैं कि इस पे किसी मनुष्य की मन स्थिति क्या हो सकती है, कोई क्या सोच सकता है, उसकी क्या स्वतंत्रताएं हो सकती हैं, उसकी क्या सीमाएं हैं, उसके पास सामने क्या बाध्यताएं हैं और क्या बाध्यता आ सकती है, क्या बाधाएं आ सकती हैं। इन सब बातों को हम बताते हुए और एक मनोवैज्ञानिक तरीके का कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक नहीं, इसमें मनोवैज्ञानिक जो हम अपना विचार देते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से, जिसमें हम मन के हाव भाव को भी व्यक्त करते हैं, वो पूरा हुआ। तो उम्मीद करते हैं ये रचनात्मक लेख आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में और आप उसमें पाएंगे कि रचनात्मक लेख की श्रृंखला में जो आपका एक नया वीडियो मिलेगा वो आप इस बार मैं आपके लिए समसामयिक विषय पर लेकर के आऊँगा और वो समसामयिक विषय के साथ साथ मैं प्रयास करूंगा कि आपके सामने इस बार जो 2 शीर्षक ले आऊँगा रचनात्मक लेख लिखने के लिए, उसमें मनोवैज्ञानिक के साथ साथ समसामयिक दोनों को संतुलित तरीके से, दोनों का समायोजन एक सही जैसा होगा और आपको ये लगेगा कि ये मनोवैज्ञानिक भी है और समसामयिक भी है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।